Okay, good morning all of you. वेलकम टू द क्लासेस DLED हरियाणा प्लस ग्वालियर। और बेटा आप लोग मेरे साथ जो है ICT वाला सब्जेक्ट पेपर नंबर 3 इज गोइंग ऑन। तो आज मैं देखती हूँ इसका ओवरव्यू आपको कंप्लीट दे देती हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक पर आए थे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन विद्यालय का संगठन जिसे बोलते हैं, यही हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें समझना है तो पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। सो आप सबको पता है कि ऑर्गेनाइज करना क्या होता है, हर चीज को सिस्टमैटिकली अरेंज करना। इज इट ओके? जिससे कि कोई भी जो रिसोर्स है उसका ऐसा ना हो कि वो वेस्ट हो रहा है, और हर चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मनी और एनर्जी जिसमें लगे ना फालतू। तो इस चीज को कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। तो जब इसके साथ एक स्कूल वर्ड और ऐड कर दो तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल, यानी स्कूल में जितनी भी चीजें उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करना और हर चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, और कौन लोग किस काम को करेंगे हर एक को वो ड्यूटी अच्छे से डेलिब्रेट करना। तो इन्हीं सब चीजों को मैनेज करने को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आता है अच्छे से, जिसमें आपको स्कूल क्वेश्चन लिखते जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हम जो आज की क्लास का कर रहे हैं वो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल ऑर्गेनाइजेशन? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्कूल संगठन से आप क्या समझते हैं? इसका पर्पस, प्रिंसिपल्स, नीड। इसका पर्पस, प्रिंसिपल्स और नीड, ठीक है, ये एक्सप्लेन करना है। पर्पस, प्रिंसिपल्स और नीड। ओके बेटा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल ऑर्गेनाइजेशन? एक मिनट। एक्सप्लेन इट्स पर्पस, नीड और प्रिंसिपल्स। विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं? इसका उद्देश्य, आवश्यकता और सिद्धांत लिखो। उद्देश्य, आवश्यकता और सिद्धांत। सो देखो, हम बात कर रहे थे इसका जैसे हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में आया कि हर चीज को सिस्टमैटिकली अरेंज करना होता है, ठीक है। तो इसमें देखो पेज नंबर आपका हिंदी मीडियम में तो बेटा 22 है, और इंग्लिश मीडियम में भी आप देख लेना, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन नाम से फर्स्ट यूनिट में टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मुझे बुक दिखाते हो तो फिर मैं बता देती हूँ आपको पेज नंबर। एक बुक कोई दे देती हो इंग्लिश वाली तो मैं पेज नंबर बता दूंगी। हाँ यही है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है आपको। यस, नाउ लिसन ऑल ऑफ यू। सो अगर हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की, तो हमें किन किन चीजों पर इसमें ध्यान देना होगा प्रिंसिपल्स में? जैसे हमें इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। कोई भी चीज ऐसे ना हो कि वो पड़ी हुई है और बच्चे यूज नहीं कर पा रहे। तो हर चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है। दूसरा नियम इन्होंने बताया कि मानवीय और भौतिक संसाधनों का समन्वय, यानी देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है, यानी स्कूल में जो भी चीजें हैं जैसे चेयर है, टेबल है, ये सब मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो लोग लगे हुए हैं, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसका क्या काम है। तो तभी दोनों चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन रखा जा सकता है। क्लियर? फिर उन्होंने दिया स्कूल का ताना बाना समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाए, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल जो है वो एज पर द नीड ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। आप जो भी कुछ स्कूल में अरेंजमेंट्स कर रहे हो, जो भी कोई वर्किंग कर रहे हो, वो किसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए? स्कूल समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। नहीं तो उसके बिना कोई भी चीज को मैनेज नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज को आप ढंग से अगर आप बच्चे को पढ़ा के भी मान लो भेजोगे स्कूल से, तो बाहर जाके उसे जॉब ना मिले, या बाहर जाके उसने जो पढ़ा उसे लगे तो सब बेकार था जो मैंने पढ़ा यहाँ,
ये तो आगे यूज ही नहीं होने वाला, तो फिर इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। क्लियर? ऐसे ही सहयोग का सिद्धांत है, इसके अंदर एक प्रिंसिपल है कोऑर्डिनेशन का, कॉपरेशन का। सो यानी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन उसी को कहते हैं जहां पर हर कोई एक दूसरे के साथ कॉपरेट करे, हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर चले। तो ये भी इसमें होना चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जहां पर हर चीज जो है वो रिजिड ना हो, कि कोई नियम बना लिया, कोई बात कह दी तो वो एकदम बस स्ट्रिक्ट हो गए। अगर सिचुएशन डिमांड कर रही है कुछ चेंजेबिलिटी की, परिस्थितियों को बदलने की, तो आप चाहे तो उन्हें भी बदल सकते हैं। ठीक है? फिर आगे आता है बाल केंद्रित स्कूल संगठन, यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपने जो भी कुछ ऑर्गेनाइज करना है वो बालक को ध्यान में रख के करना है। सेंटर पॉइंट पे कौन होगा? चाइल्ड होगा। उसके बिना आप कोई भी चीज सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। फिर शक्ति का सदुपयोग यानी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि जो जिसको पावर मिली हुई है उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो। एक्चुअली सभी चीजें जो अवेलेबल होती है हर किसी को, अगर उसका हम फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो यही स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो इसके अंदर अगला जो पार्ट इसमें आ जाता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, मल्टीग्रेड टीचिंग किसे कहते हैं? अब ये सब पे शॉर्ट नोट आते हैं। मल्टीग्रेड टीचिंग हिंदी में से बोलते हैं बहुस्तरीय बहुश्रेणी शिक्षण, बहुस्तरीय और बहुश्रेणी शिक्षण। ये उसी पेज पे आपके इंग्लिश में दिया हुआ है साथ में ही, मल्टीग्रेड टीचिंग। बेटा आपने कभी ऐसे सुना है एक टीचर जो है ना वो एक से ज्यादा ग्रेड्स को पढ़ा रहा है? एक स्कूल में जैसे एक या दो टीचर्स हैं खाली, कितने टीचर्स हैं? 1 और 2 टीचर्स हैं, और पूरे स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं सबको एक साथ बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। सब क्लासेस को एक साथ वो 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो गांव में, विलेजेस में ऐसे होता है कि एक ही क्लासरूम में सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां सब चीजें वो 2 टीचर्स ही मैनेज कर रहे होते हैं या एक टीचर ही मैनेज कर रहा होता है। तो इस तरह की टीचिंग को हम बोलते हैं मल्टी ग्रेड। मल्टी मतलब बहुत सारे, ग्रेड मतलब क्लासेस। तो बहुत सारे क्लासेस को एक या 2 टीचर्स जब एक साथ बिठाकर पढ़ाते हैं तो इट इज कॉल्ड एज मल्टी ग्रेड टीचिंग। समझ आ गया सबको? इसके क्या कारण है? अब इसके आगे इसके आप कॉजेस बताएंगे। ठीक है? शॉर्ट नोट में मीनिंग, फिर इसके कॉजेस, क्या कारण है, हमें क्यों जरूरत है मल्टीग्रेड टीचिंग की। तो पहला जैसा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से इतनी सारी मतलब जनसंख्या है, तो और वहां पर हम एजुकेट तो उस लेवल पे कर नहीं पाते हैं, और टीचर्स कम है और बच्चे बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमें इस तरह के स्कूल की रिक्वायरमेंट है। फिर दूसरा, दूर दराज देशों क्षेत्रों में उपयोगी है, यानी इट इज यूजफुल इन द डिस्टेंट एरियाज। जो बहुत दूर वाले एरियाज है, डिस्टिंक्ट एरियाज है, वहां पर भी मल्टीग्रेड टीचिंग ही रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वहां पर कोई टीचर जो यहाँ रहता है वो तो वहां जाना नहीं चाहता, पोस्टिंग नहीं चाहते, तो इसलिए वहां पे बहुत ही कम लोग अवेलेबल हो पाते हैं डिस्टेंट एरियाज में। तो कि ना से है कि कुछ तो मिलेगा उनको, तो उस लेवल पर उन्हें भेजा जाता है। इसके बाद आता है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स। फिर उतने ट्रेन टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो जो टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं फिर उन्हीं को ही भेज दिया जाता है कि वही ऐसे मल्टीग्रेड, वो एक क्या सबको भी संभाल लेंगे एक साथ बिठाकर, तो तब उनके वहां पर भी इसी को करा जाता है सुटेबल। देन इसके बाद धन का अभाव, लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अगर उतने पैसे होते तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी है इसलिए भी हमें इसे करना पड़ता है। इसके बाद आता है शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी है ये हमारे लिए, यानी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इट इज यूजफुल। क्यों यूजफुल है? क्योंकि आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हो तो भी आप एक कम से कम बच्चे को कुछ ना से कुछ तो मिल ही रहा है ना, टीचर सबको पढ़ा रहा है, तो उस हिसाब से भी जो है टीचर को पता रहेगा कि बच्चा हर क्लास में क्या कमी है, वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, क्योंकि उसी टीचर ने उसको पहली क्लास में भी देखना है, उसी टीचर ने उसको दूसरी में भी देखना है, उसी ने उसको तीसरी में भी देखना है, तो एक तरह से वो बच्चे को पूरा अच्छे से पिन पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है? फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ इसमें एक क्वेश्चन बनता है इसी के साथ ही ऐड करके, जैसे आपका मीनिंग आया, प्रॉब्लम, इसके कॉजेज आ गए कि क्यों रिक्वायर्ड है,
फिर इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जब आप मल्टीग्रेड टीचिंग को अरेंज करते हो तो इसकी समस्याएं क्या आती हैं। तो बेटा इसकी मेजर प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम। इसमें मेजर प्रॉब्लम कौन सी होती है, एक ही मेजर प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन संबंधी समस्या। इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो टीचर, मान लो एक टीचर का स्कूल है या 2 टीचर का है, कभी वो बीमार हो जाए, कभी कहीं बाहर जाना पड़ जाए, तो उतने दिन स्कूल को ताला लगा रहेगा, क्योंकि अगर पूरे स्कूल में 1 या 2 टीचर ही हैं और वो ही नहीं आ रहे तो स्कूल को उन दिनों में अरेंज कौन करे। तो मैनेजमेंट की यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया सब लोगों को बेटा। अब आगे शॉर्ट नोट इसके बाद आ जाता है, इसी के अलावा और भी शॉर्ट नोट है, जैसे पीयर सपोर्टेड लर्निंग। अगला शॉर्ट नोट क्या है बेटा, इस तरह के विद्यालयों में ना आप कैसे फिर अरेंजमेंट करते हैं, तो जैसे उन्होंने अरेंजमेंट के लिए बताया हुआ है कि इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं पीयर सपोर्टेड लर्निंग। ये आपका इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 17 पर दिया हुआ है शॉर्ट नोट, पेज नंबर 17 पर, और हिंदी मीडियम में तो आगे ही चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में 31 पेज नंबर पे है। पीयर सपोर्टेड लर्निंग, सहयोगी समर्थित अधिगम। पीयर सपोर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, पीयर सपोर्ट करते हैं। पीयर कौन होते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके सहपाठी क्लास के बच्चे। तो अध्यापक क्या करते हैं, एक वो बच्चा जो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, और दूसरा वो जो कम इंटेलिजेंट है, पीयर उसको सपोर्ट करते हैं। जिसको नहीं आता उसको सपोर्ट करते हैं साथ में पढ़ने वाले, उसको सिखाने में, क्योंकि वो एक टीचर तो पूरे स्कूल को अरेंज नहीं कर पाता ना, तो वो फिर क्या करता है, वो कुछ बच्चों को ड्यूटीज दे देता है कि तुमने ये काम देखना है, तुमने ये काम देखना है, तुमने ये देखना है। तो ऐसे ही इस तरह से जब अगर बच्चे लर्न करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज पीयर सपोर्टेड लर्निंग। नाम से क्लियर हो रहा है, जहां पर सिखाया जाता है पीयर के द्वारा, सपोर्ट कौन करता है, पीयर करते हैं। पीयर मतलब साथ पढ़ने वाले सहपाठी। तो इस तरह से सीखा जाने वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस होता है पीयर सपोर्टेड लर्निंग। ठीक है, यहां पर देखो क्या होता है, ये 1-to-1 टीचिंग भी इसे बोलते हैं बेटा। इसे और क्या बोलते हैं, 1-to-1 टीचिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कौन होगा, जो टीचर ने जिसे रिक्रूट किया एक तरह से, मतलब वो जो इंस्ट्रक्टर, वो बच्चा जो इंस्ट्रक्टर है, जो ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है, और एक कौन होगा जिसे नहीं आता, लर्नर। तो वो जो ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है वो उस लर्नर को जिसे नहीं आता, जो अनट्रेन्ड है, उसे वो सिखाता है और उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। इज इट ओके, सो इट इज कॉल्ड एज पीयर सपोर्टेड लर्निंग। दूसरा इसके बाद है, इसके आगे मेरिट्स और ड्रॉबैक्स पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा जो पॉइंट है बेटा वो क्या आ जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम। इसका दूसरा वे आउट क्या है बेटा, पहला वे आउट मैंने बताया पीयर सपोर्टेड लर्निंग होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, इंडिविजुअलाइज्ड। इसमें दूसरा तरीका क्या आ जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम, व्यक्तिगत अधिगम कार्यक्रम। ये आपका इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 19 पे देखो, आगे ही जस्ट दिया हुआ है, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है कि जब आप बच्चों को सिखाएं तो हर बच्चे की आवश्यकता, हर बच्चा क्या है, यूनिक है, हर बच्चा क्या है, यूनिक है, उसका अपना इंटरेस्ट है, अपनी एबिलिटीज हैं, अपनी क्षमताएं हैं। तो उन्हीं क्षमताओं को, उसकी आयु को, हर चीज को ध्यान में रख के हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करना लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये आपका किस में आएगा, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम यही चीज को ध्यान देते हैं कि हर बच्चा यूनिक है और उसकी उस यूनिक रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए हमें उसे एजुकेट करना है। समझ आ गया, दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग रिक्वायरमेंट। ये प्रोग्राम इसलिए जरूरत होती है क्योंकि इसमें जो अध्यापक होता है, इसमें जो टीचर होता है, वो बच्चे की सभी आवश्यकताओं को ध्यान करता है, सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है, उसकी कमियों को इंडिविजुअली ध्यान देता है और उनको भी अलग से, जैसे रेमेडियल टीचिंग के द्वारा
और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। क्लियर? ये आपका दूसरा वे हो गया। और तीसरा एक और वे इन्होंने बताया है बेटा, कोऑपरेटिव लर्निंग। तीसरा वे इसमें क्या बताया गया है? कोऑपरेटिव लर्निंग। 3 वेज बताए गए हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग होता है सहयोगी, सहयोगी या सहकारी अधिगम, सहयोगी या सहकारी अधिगम। बेसिकली कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? कोऑपरेट करना क्या होता है बेटा? ग्रुप में। कोऑपरेशन हमेशा कहां पर होता है? जहां पर ईच फॉर ऑल फॉर ईच होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? जहां पर ग्रुप्स बना देते हैं टीचर और बच्चे ग्रुप्स में क्रियाएं करते हैं, ग्रुप्स में एक दूसरे से सीखते हैं। तो इस तरह से अगर सीखा जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पीयर वाले में क्या था? सिर्फ 2-2 बच्चों के ग्रुप थे, एक वो जो ज्यादा एक्सपीरियंस था, एक वो जिसे कम आता था। तो वो जिसके पास ज्यादा था वो कम वाले को सिखा देता था। इंडिविजुअलाइज में टीचर एक एक बच्चे पर ध्यान देता है, ये 1-to-1 हो जाता है ये भी। और इसके अंदर क्या होता है? मिलकर ग्रुप में सीखना। जब अध्यापक पूरी कक्षा में बच्चों के छोटे छोटे समूह बना दे और फिर बच्चे आपस में पढ़कर एक दूसरे को बताएं, समझाएं, तो इस तरह की लर्निंग, इस तरह से सीखना सिखाना क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग। सबको समझ आ गया बेटा? यहां तक आपका होने के बाद फिर आपका आ जाता है एक वे आउट। इसमें आपका ये कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया। फिर आ जाता है प्लानिंग फॉर टीचिंग, पेज नंबर 23 इन इंग्लिश मीडियम बेटा और 37 इन हिंदी मीडियम। प्लानिंग फॉर टीचिंग। आप जो क्लास में पढ़ाने जाते हैं उसे टीचिंग कहते हैं। और इस टीचिंग को प्लान करना, इस टीचिंग को प्लान करना प्लानिंग फॉर टीचिंग होता है। प्लान करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई अध्यापक बेटा क्लास में जा रहा है पढ़ाने के लिए, तो उसे अपना एक लेसन प्लान पहले से लेके जाना पड़ता है, एडवांस में प्रिपेयर करना पड़ता है। और ये लेसन प्लान उसे भटकने नहीं देता। ये लेसन प्लान विद इन टाइम सिलेबस को खत्म करने में मदद करता है। और ये लेसन प्लान कोई भी चीज छूटे ना, वो हमें टाइम पर हर चीज को पीरियड के अंदर ही रहते हुए पूरा करने में सहायता करता है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है, एक्सप्लेनेशन वर्क है, होमवर्क देना है, रिकैपिचुलेशन देना है, तो ये सब चीजें कोई भी चीज छूटती नहीं है। तो प्लानिंग फॉर टीचिंग इसी को बोलते हैं। ये प्लानिंग आपकी बेटा 3 तरह से होती है। जैसे एक ईयरली प्लान आप तैयार करते हैं। ईयरली प्लान क्या होगा? नाम से समझ आ रहा है, एनुअल प्लान। पूरे साल हमने सिलेबस को कितने महीने में क्या क्या चीजें खत्म करनी है ओवरऑल, वो ईयरली प्लान होता है। दूसरा आपका होता है इसमें यूनिट प्लान। यूनिट प्लान होता है पर यूनिट वाइज। जैसे आपके एक चैप्टर में पहली यूनिट आपकी नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम के अंदर जो जो चीजें हैं वो आप एक हफ्ते में खत्म करोगे या 10 दिन में खत्म करोगे, तो वो 10 दिन का पूरा जो आप प्रिपेयर करोगे प्लान, वो किस में आएगा? यूनिट प्लान में आएगा। इज इट ओके? और इसके बाद जो तीसरा आता है इसमें, वो क्या होता है? डेली लेसन प्लान। हमने इंग्लिश में पढ़ा था ना लेसन प्लान, तो डेली लेसन प्लान वही वाला है जो आप डेली बेसिस पर आज की क्लास में जैसे जो पढ़ाना है उसका जो आप प्लान तैयार कर रहे हो वो डेली लेसन प्लान में आ जाता है। इज इट ओके? तो ये आपके 3 प्रकार के, आपको अगर आ जाए प्लानिंग फॉर टीचिंग को एक्सप्लेन करो तो आपने ये 3 चीजें समझानी है बेटा। प्लान आउट कैसे करना है टीचिंग का, तो ये ईयरली के अकॉर्डिंगली हो सकता है, यूनिट के अकॉर्डिंगली हो सकता है, और आपका डेली लेसन प्लान के अकॉर्डिंगली हो सकता है। आगे आपको बेटा इन्होंने लेसन प्लान जो है एक इसका पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन लिख लो जो आता है आपको एग्जाम में। पहले यूनिट प्लान पर शॉर्ट नोट आ जाता है, तो यूनिट प्लान के साथ आप लिख लेंगे यूनिट प्लान और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मेरिट्स और ड्रॉबैक्स। आपको यूनिट प्लान समझ आ गया ना? इसका फॉर्मेट बेटा इंग्लिश मीडियम में 27 पेज पे दिया हुआ है यूनिट प्लान का फॉर्मेट।
उसके बाद लेसन प्लान, दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका लेसन प्लान से रिलेटेड आता है। बस यूनिट प्लान और लेसन प्लान पे शॉर्ट नोट आता है, अगर प्लानिंग फॉर टीचिंग आएगा तो आपको सबके लिए थोड़ा थोड़ा बता देना। क्लियर, ये बात समझ आ गई? तो लेसन प्लान का मीनिंग, लेसन प्लान का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान, और नेक्स्ट इसके स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होते हैं लेसन प्लान के। So this is the question. जैसे एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोला ना, एक अच्छी पाठ योजना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ओरली सुनना, ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। एक अच्छे लेसन प्लान की क्या क्या विशेषताएं होती है, जैसे कि उसे सोच समझकर बनाया जाना चाहिए। अगर आप उसे प्लान तरीके से बनाएंगे तो जो आप चाहते हैं उसे अचीव करना, वो सब आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो लेसन प्लान कैसे बनाना चाहिए, सोच समझकर। दूसरा, एक अच्छा लेसन प्लान वो होता है जिसमें जो भी कुछ आपने क्लास में पढ़ाना है उसको पहले से प्रिपेयर कर लो। ये नहीं कि क्लास में जाके आप लेसन प्लान बना रहे हो, तो फिर तो टाइम क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। जो पढ़ाने वाला टाइम है वो मेंटेनिंग में या प्रिपेयरिंग में निकल जाएगा। तो एक अच्छा लेसन प्लान वो होता है जिसे एडवांस में तैयार किया जाता है, ना कि उसे क्लास में आकर बनाओ। इज इट ओके? तीसरी विशेषता है, एक अच्छा लेसन प्लान वो होता है जिसमें कक्षा में होने वाली जो भी वर्किंग एक्टिविटीज हैं उनका साइड बाय साइड, अगर जैसे मान लो यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा कर दे और वो लेसन प्लान देख रहा है आपका और आप पढ़ा रहे हो, तो उसे लेसन प्लान देखते हुए बिल्कुल साफ पता चलेगा कि जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है वैसे वैसे लेसन प्लान भी आगे आगे प्रोसीड हो रहा है। ये बात बिल्कुल दोनों की कोऑर्डिनेट होनी चाहिए कि जो आप पढ़ा रहे हो और जो लेसन प्लान में दिया उन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इज इट ओके? तभी वो एक अच्छा लेसन प्लान है। ये नहीं कि लेसन प्लान में तो कुछ और लिख के आए हो और क्लास में आके आप पढ़ा कुछ और रहे हो, तो फिर ये लेसन प्लान का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा लेसन प्लान वो होता है जिसमें बच्चों की रुचि बनी रहे, पढ़ते समय इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला हो। अगर वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता, बच्चे को मजा नहीं आता, तो फिर ऐसे लेसन प्लान का कोई फायदा नहीं है। इज इट ओके? आगे, एक अच्छी योजना जो भविष्य में शिक्षण के लिए उत्तम नियोजन का रास्ता खुल जाए जिससे। इसका मतलब क्या होता है कि एक अच्छा लेसन प्लान वो होता है जो आपको फ्यूचर के लिए और अच्छी प्लानिंग करने में हेल्प करे। एक अच्छा लेसन प्लान क्या होता है, जो आपको फ्यूचर में और अच्छी प्लानिंग करने के लिए हेल्प करे। इज इट ओके बेटा? समझ में आ गया सबको? तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। ओके, अब आपको ना बेटा जो मैंने इसमें लास्ट पार्ट लिखवाया ना इसी क्वेश्चन का, स्टेप्स ऑफ अ लेसन प्लान, आपको यहाँ जो स्टेप्स आते हैं ना वो किसके अकॉर्डिंगली आते हैं, हर्बर्ट। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान एज पर हर्बर्ट। हर्बर्ट ने ना ऐसे मतलब जो लेसन प्लान बताए हैं वो स्टेप्स जो बताए हैं वो हर्बर्ट के अकॉर्डिंगली इन्होंने 5 स्टेप्स बताए हुए हैं लेसन प्लान प्रिपेयर करने के। जो आप लेसन प्लान बनाते हो कि सबसे पहले मुझे इंट्रोडक्शन देना है, या और उसके बाद फिर मुझे एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, या फिर मुझे रिकैपिटुलेशन देना है, लास्ट में होमवर्क देना है। तो इन्होंने हर्बर्ट ने कितने स्टेप्स बताए हुए लेसन प्लान के, 5 स्टेप्स बताए हुए हैं। ओके, ये हिंदी मीडियम में बेटा 41 पेज पे दिए हुए हैं 5 स्टेप्स, और इंग्लिश मीडियम में 31 पेज पे दिए हुए हैं हर्बर्ट के 5 स्टेप्स। देखो ये 5 स्टेप्स में क्या क्या आ जाता है आपका, इंट्रोडक्शन या प्रेपरेशन जिसे आप बोलते हो। सबसे पहला स्टेप क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन या प्रेपरेशन दिया हुआ है। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन या प्रेपरेशन में हम जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ एम इसमें प्रिपेयर करेंगे कि लाइक किस उद्देश्य के लिए हम जो है ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जनरल और स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उनका डिटर्मिनेशन करते हैं ना। और प्रेपरेशन में क्या होता है, ऐसे ऑडियो विजुअल एड्स हम कौन से यूज करेंगे, तो वो सब चीजों की प्रेपरेशन हमारी या प्रीवियस नॉलेज के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, इन सब की प्रेपरेशन स्टेप में होती है।
दूसरा स्टेप इन्होंने क्या बताया बेटा, प्रेजेंटेशन। दूसरा स्टेप क्या बताया है, प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, विषय वस्तु को प्रेजेंट करना, बच्चों के सामने, बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। आप कोई टॉपिक है, आप उसे कैसे समझा रहे हो, कैसे बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, वो आपका किस में आ जाता है, प्रेजेंटेशन में। फिर तीसरा स्टेप देखो, इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। इसे आप क्लैरिफिकेशन भी कहते हैं। आप चीजों को कंपेयर करके एक दूसरे से, एसोसिएट करके इसलिए बताते हो ताकि बच्चे क्या समझ सके, उससे क्लैरिफिकेशंस मिल सके कि कौन सी चीज दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से कैसे डिफरेंट है और कैसे उसके सिमिलर है। जैसे मान लो आप पेड़ के बारे में बता रहे हो, तो आप उसके बारे में क्या बताओगे, जैसे कि ये अब मान लो टाइप्स ऑफ ट्री बता रहे हो, या आप बता रहे हो कि पेड़ों के पत्ते अलग अलग होते हैं, तो जैसे एक ग्रीन कलर के पत्ते वाला पेड़ होता है, एक रेड कलर के पत्ते वाला पेड़ होता है, तो आप कंपैरिजन भी कर रहे हो, साथ साथ एसोसिएट करके भी बता रहे हो। तो ये चीज जो होती है ये क्लैरिफिकेशन में आती है। इसके बाद फिर उन्होंने चौथा स्टेप बताया, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण करना। इससे बालक जनरलाइज करने लग जाते हैं कि जैसे जनरलाइज करना मतलब कि जैसे ये जो पेड़ है, जैसे मान लो कटीला पेड़ है, कांटे वाला पेड़ है, या आपका जो आपके कैक्टस वगैरह है वो कहाँ पर होते हैं, वो वहीं पर होते हैं जहां पानी की कमी होती है, लाइक रेगिस्तान, है ना। तो वो चीज बच्चा जनरलाइज करने लग जाता है। तो यहाँ इस लेवल पर आते आते बच्चे को जनरलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो भी सामान्य नियम निकलते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के, वो आप जनरलाइजेशन में बताते हो। और फिर पांचवा स्टेप एक्सपेरिमेंट। अब अध्यापक उसी चीज को अप्लाई करके बताता है, एप्लीकेशन या रिकैपिचुलेशन। अप्लाई करना मतलब अलग अलग परिस्थितियों में उसे यूज करके अप्लाई करके बताना। जैसे जो फॉर्मूला आपने पूरे टॉपिक में सिखाया, लास्ट में आप उस फॉर्मूले से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस दे देंगे बच्चे को, क्या बच्चा उसको अप्लाई कर पा रहा है फॉर्मूले को उन अलग अलग क्वेश्चंस में। तो ये आपका पांचवा स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन। इज इट ओके, क्लियर। तो इस तरह से हर्बर्ट ने इसके 5 स्टेप्स बताए हैं। इसके बाद आपको एक लेसन प्लान, देखो पेज नंबर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे 41 से लेकर ये लेसन प्लान दिए हुए हैं बेटा आगे। अच्छा, एक ही लेसन प्लान दिया हुआ है आपका, पेज नंबर ये पुनरावृत्ति तक दिया हुआ है, गृह कार्य तक, पेज नंबर 50 तक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लेसन प्लान आपने पढ़ लेना है। ठीक है, तो आपको लेसन प्लान जरूर बनाने के लिए आता है। टॉपिक जरूरी नहीं कि मैथ्स का ही लो, आप कोई भी टॉपिक लेके इसको समझा सकते हो। ठीक है, लेसन प्लान को। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप चाहो तो एसएसटी वाली बुक में से लेसन प्लान देख सकते हो। ये सेम एसएसटी वाली बुक में जो लेसन प्लान दिए हैं वही वाले हैं। इज इट ओके, हर्बर्ट वाला लेसन प्लान आपको एसएसटी की बुक में मिल जाएगा। अब इसके बाद बेटा आपका आ जाता है आगे नेक्स्ट पार्ट, की कंसीडरेशंस इन प्लानिंग। अगला जो स्टेप है ना बेटा आपका, वो क्या करना है आपने, की कंसीडरेशंस इन प्लानिंग, यानी व्हाट आर द मेन पॉइंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन प्लानिंग। की कंसीडरेशंस इन प्लानिंग, ये आपका हिंदी मीडियम में 53 पेज पे और इंग्लिश मीडियम में 36 पेज पर देखो आपको मिल जाएगा। मिल गया, टॉपिक मिल गया सबको बेटा। जब आप प्लान करते हो तो आपको किन किन चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है, किन पॉइंट्स पर फोकस करने की आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं की कंसीडरेशंस, मुख्य बिंदु। की कंसीडरेशंस का मतलब क्या होता है, मुख्य बिंदु या मेन पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन प्लानिंग, जो आपको प्लान करते समय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें पहला जो है वो है लर्नर एंड देयर बैकग्राउंड नॉलेज, यानी पहली जो की प्लानिंग आपको करनी है वो लर्नर को ध्यान में रखते हुए करनी है। लर्नर कौन होता है बेटा, अधिगम करता। आप विद्यालय में कोई भी चीज अरेंज करते हो, क्योंकि पढ़ने कौन आता है, बच्चे, स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम कोई भी चीज को प्लान करेंगे तो किसके अकॉर्डिंगली करेंगे,
बालक को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक है। और फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की बात आ गई दूसरे स्टेप में। ऑब्जेक्टिव्स मतलब जिन उद्देश्यों को आपने ध्यान में रखना है, उन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर आप प्लानिंग करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव्स विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है और जो आप लर्निंग के समय जिनको आप अचीव करने पर पहले फोकस करते हैं कि क्या हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। और तीसरा विजुअलाइजिंग ग्रुपिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर ये देखना कि विजुअलाइज करना, बेसिकली विजुअलाइज करना मतलब कि जो जो चीजें आपने प्लान में रखी क्या वो एक्चुअल मायने में पूरी हो पाई या नहीं हो पाई, उसे कहते हैं विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करना मतलब देखना, देखना मतलब कि जो जो चीज आप प्लान आउट कर रहे हो क्या वो एक्चुअल में आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, इस चीज को देखना। ये आपका बेटा प्लानिंग में आता है, मेन कंसीडरेशंस में ये पॉइंट्स आपको फोकस करने हैं, ठीक है। दैट्स इट। इस यूनिट में आपको यही सारा करना था। फिर आपको एक दिया हुआ है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पर क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा ये जो क्वेश्चनिंग स्किल है ये आपको पेज नंबर 59, 60, 61 हिंदी मीडियम में इन 3 पेजेस पे दी हुई है क्वेश्चनिंग स्किल, और हिंदी इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 50 पर दी हुई है क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल में आपको क्वेश्चनिंग का मतलब क्या होता है? सवाल पूछने की कला। क्वेश्चनिंग स्किल का क्या मतलब होता है? सवाल पूछने की कला। अध्यापक बच्चों से क्वेश्चन करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज क्वेश्चनिंग स्किल, कि वो किस तरह के सवाल उन्हें पूछने चाहिए किस परिस्थिति में, उस स्किल को, उस कला को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चनिंग स्किल। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? लिख लो बेटा, क्वेश्चनिंग स्किल का मीनिंग, इसकी इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग। पर्पस मतलब उद्देश्य है, क्वेश्चन पूछने का क्या उद्देश्य होता है? पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग, ये सब हमारा क्वेश्चनिंग स्किल में कवर होगा, ठीक है बेटा। अब सेकंड यूनिट पर आ जाओ जल्दी से जरा सब लोग। फर्स्ट यूनिट में आपने ये जितने शॉर्ट नोट पढ़े हैं ना, पीयर ट्यूटोरिंग और सपोर्टेड लर्निंग, ये आपने जरूर करने हैं। वो जो 5 शॉर्ट नोट है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, होल क्लास टीचिंग, ये आपने जरूर करने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक शॉर्ट नोट जरूर आएगा एग्जाम में। अब देखो बेटा, आपका जो पहला यूनिट था ना, वो आपका सारा स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड था। तभी हमने उस यूनिट में हमने पढ़ा था कि स्कूल की जगह कैसी होनी चाहिए और उस जगह की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, स्कूल में कौन कौन से कक्ष होने चाहिए, स्कूल की शेप्स कौन कौन सी होती हैं, एल शेप, यू शेप, ये शेप, वो शेप्स पढ़ी आपने। और फिर स्कूल के अंदर मैनेजमेंट प्लानिंग किस किस लेवल पर होती हैं, उसमें की कंसिडरेशन पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, ये सब चीजें हमने। और मल्टीग्रेड टीचिंग किसे कहते हैं, ये शॉर्ट नोट हमने पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी हैं। इज इट ओके? अब जो सेकेंड यूनिट है आपकी, वो आपकी क्लासरूम टीचिंग पर है, क्लासरूम मैनेजमेंट पर है, क्लासरूम लर्निंग पर है। यानी पहले अभी स्कूल का पार्ट पढ़ा, अब स्कूल के नीचे क्या होता है? क्लासरूम होता है ना। तो यहाँ पर देखो, चाइल्ड सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम। जब आप क्लासरूम में कोई प्रोसेस फॉलो करते हो तो वो कौन सा होना चाहिए बेटा? चाइल्ड सेंटर्ड। वो क्या होना चाहिए? यानी क्लासरूम में अगर आप बच्चे को कोई भी चीज पढ़ा रहे हो तो दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड। तो अब जो दूसरी यूनिट है आपकी, उसमें आप क्लासरूम में होने वाले अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
इसमें आपको पहला क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बताओ बेटा। आपको पहले सबसे ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं। तो आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेटा 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी विद्यालय में, किसी भी जगह, किसी भी संस्था में चले जाओ आप, 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। पहला क्या होता है बेटा? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज समझते हो? मानवीय संसाधन। ये कौन से संसाधन होते हैं? जो ह्यूमन पावर, यानी जो आपने लोग रखे हुए हैं, जो कर्मचारी रखे हुए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज। कोई भी काम को करने के लिए टीचर है, स्टाफ है, एम्प्लॉइज हैं, प्रिंसिपल है, ये सब पूरा जो मिलकर काम कर रहे हैं, इट्स ऑल कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्सेज। समझ आ गया? दूसरा उसके बाद आते हैं फिजिकल रिसोर्सेज। दूसरे रिसोर्सेज कौन से होते हैं? फिजिकल, जिन्हें हम भौतिक संसाधन कहते हैं। ये वो संसाधन होते हैं जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, बट वो लिविंग थिंग नहीं है। जैसे मानव तो लिविंग में आ जाएगा, ये नॉन लिविंग में आता है। जैसे चेयर्स हो गई, टेबल हो गया, लाइब्रेरी हो गई, लेबोरेटरी हो गई, ये सब किस में आ जाते हैं? फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। समझ में आया? और तीसरे हमारे कौन से आ जाते हैं बेटा? एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज। तीसरे कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज। एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अदृश्य संसाधन। यानी रिसोर्सेज तो ये भी हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देते। इनके बिना लेकिन काम नहीं चल सकता किसी भी संस्था का, प्लानिंग नहीं हो सकती किसी भी संस्था में। ये कौन से रिसोर्सेज में कौन से आएंगे? जैसे एक दूसरे के साथ कॉपरेशन, कॉपरेट करना, सहयोग करना, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी ये बहुत मेजर रिसोर्स है, क्योंकि इसके बिना कोई भी वर्किंग पूरी नहीं हो सकती। तो इसमें इस तरह के रिसोर्सेज आते हैं। कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, कॉपरेशन मेंटेन करना, डिसिप्लिन, ये कौन से रिसोर्सेज में आ जाता है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज। क्या आप लोगों को समझ में आ गए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। ठीक है, जो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, इस तरह के रिसोर्सेज को ज्यादातर हम ऑडियो विजुअल एड्स का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बेटा एक अगला शॉर्ट नोट जो आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, वो क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स पर शॉर्ट नोट। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो जिन्हें देख के समझा जाता है वो दृश्य में आ जाते हैं, जिन्हें सुनकर समझा जाता है वो ऑडियो में आ जाते हैं, और जो बोथ वाले होते हैं, दृश्य श्रव्य दोनों, जिन्हें देखा भी जाता है, सुना भी जा सकता है, वो आपके ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाते हैं। ओके, सो ऑडियो विजुअल एड्स को यूज करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका मीनिंग पहले, फिर इसके प्रिकॉशंस, सावधानियां, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब आप इनका यूज करो। तो इनका यूज करते समय जैसे इंटरेस्टिंग होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, इजी टू यूज होने चाहिए, ताकि जिसे कोई भी आसानी से यूज कर सके, और शॉर्ट होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा, तो फिर वो तो आपका नोट्स ही हो गए एक तरह के। तो ये बहुत लंबे लंबे नोट्स की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए थोड़े। ठीक है, और मीनिंगफुल होने चाहिए, जिसका कोई अर्थ, कोई मायने बच्चे को क्लियर हो। तो ये मीनिंगफुल होने चाहिए। फिर एज पर द मेंटल लेवल ऑफ चाइल्ड, बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। जो आप क्लास में लेके आए हो ऑडियो विजुअल एड, वो बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है, सो ये सब चीजें बेटा इसके अंदर करनी है। अब इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन आपका, स्टेजेस ऑफ टीचिंग। प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है एग्जाम के लिए, दैट इज स्टेजेस ऑफ टीचिंग। एक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट कर लेना। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, जब आप क्लास में इन मानवीय संसाधनों को या एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज को, इन सबको मैनेज करते हो, तो किन किन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। ठीक है, अगला आपका मैंने क्या बताया? स्टेजेस ऑफ टीचिंग। इन्हीं स्टेजेस को बेटा हम फेजेस भी कहते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, चाहे स्टेजेस आ जाए, चाहे फेजेस ऑफ टीचिंग आ जाए, आपने यही क्वेश्चन करना है। अगला सवाल हमारा क्या बनता है? फेजेस ऑफ टीचिंग और या
स्टेजेस ऑफ टीचिंग। हिंदी मीडियम में बेटा ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 70 पे दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन आपका 79 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 79 पर इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। ओके, पेपर नंबर 3 पेज नंबर 79। और इससे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना प्रिंसिपल्स वाला, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लो, पेज नंबर 74 पे, हिंदी में तो दिया ही हुआ है, इंग्लिश मीडियम में 74 पे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो मैंने अभी इससे पहले लिखवाया था, पेज नंबर 74 पे, वो आपने करने हैं। ठीक है, सारे नियम। अब देखो फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होते हैं बेटा। जब आप पढ़ाने जाते हो ना, इसके 3 फेजेस होते हैं हमेशा, ये आप आगे तक याद रखना। फेजेस ऑफ टीचिंग कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 3। एक अवस्था होती है वो जिस समय आप अपने घर पे हो और आप पढ़ाने नहीं आए, लेकिन आप उन सब चीजों को तैयार कर रहे हो जो आपको क्लास में लेके जानी है, उसे बोलते हैं प्री फेज। वो कौन सा फेज होता है? प्री फेज होता है। एक होता है ड्यूरिंग टीचिंग वाला फेज। ड्यूरिंग टीचिंग वाला फेज कौन सा होता है कि अभी मैं क्लास में आ गई और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, दैट फेज इज कॉल्ड एज ड्यूरिंग टीचिंग फेज। और एक तीसरा फेज और होता है जब मैंने सब पढ़ा लिया और अब मैं क्लास के बाहर जा रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि आज जो मैंने क्लास में पढ़ाया उसमें क्या कमियां थी, या और आगे फ्यूचर में मुझे क्या चीज है जो मुझे मतलब इंप्रूव करने की जरूरत है। तो जब मैं ऐसा कुछ सोचूं तो वो कौन से फेज का मतलब है? थर्ड वाला, पोस्ट एक्टिव फेज। एक प्री फेज था, एक ड्यूरिंग फेज था और एक पोस्ट फेज था, पोस्ट टीचिंग फेज। समझ में आया? तो हर टीचिंग के अंदर कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं। आपने ये फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ने हैं। अब इसके बाद आपका बेटा अगला क्वेश्चन आपका डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन आपका डिसिप्लिन के ऊपर आ जाता है। ये फेजेस आपके पेज नंबर 84 पे इंग्लिश मीडियम में खत्म हो गए। प्री एक्टिव फेज, एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। अगला क्वेश्चन आपका डिसिप्लिन पे आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? अनुशासन से आप क्या समझते हैं? देखो ये सब चीजें ना क्लासरूम में रिक्वायर्ड है। अभी हमने इस सेकेंड यूनिट में हम क्या चीज पढ़ रहे हैं? क्लासरूम की बात कर रहे हैं। सो क्लासरूम का मतलब टीचिंग, तो हमने टीचिंग के फेजेस पढ़ लिए। क्लासरूम का मतलब डिसिप्लिन, तो यहाँ आप डिसिप्लिन पढ़ रहे हो कि डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है, डिसिप्लिन के क्या टाइप्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिसिप्लिन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुशासन। इंग्लिश मीडियम में बेटा देखो सबसे नीचे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 85 पेज पे, और हिंदी मीडियम में 73 पेज पे आपको दिया हुआ है। सबको मिल गया? डिसिप्लिन का मतलब होता है एक तरह से, देखो डिसिप्लिन जो है ना लैटिन भाषा के शब्द डिसिप्युलस से डराइव हुआ है। डिसिप्लिन लैटिन भाषा के शब्द किससे डराइव हुआ है बेटा? डिसिप्युलस। इसका मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना। इसका मतलब क्या होता है? आज्ञा को मानना, यानी फॉलो द ऑर्डर। इज इट ओके? आज्ञा को मानना यानी कि फॉलो द ऑर्डर। सो इट्स कॉल्ड ए डिसिप्लिनस। इसी को हम डिसिप्लिनस कहते हैं, आज्ञा को मानना। तो बेसिकली अनुशासन में यही चीज सिखाई जाती है कि बच्चा जब कोई चीज सीखता है तो उसे सिस्टमेटिकली सीखने के लिए पहले एक जो उसे बताया जा रहा है उन गाइडलाइंस को फॉलो करना आवश्यक है। तो वो तभी हो सकती है जब वो खुद को अपने किसी तरह के एक अनुशासन में, एक रेगुलरिटी में, एक पंचुअलिटी में रखे, और तभी आप उस क्रिया को ढंग से कर सकते हो। और अपने आप को किसी तरह के अनुशासन में रखना ही डिसिप्लिन होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आया? सो ये डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है। अब आपके डिसिप्लिन 2 तरह के होते हैं। डिसिप्लिन के टाइप्स क्या होते हैं? 2। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक डिसिप्लिन क्या होता है? इंटरनल, और एक क्या होता है? एक्सटर्नल। इंटरनल डिसिप्लिन वो होता है जो हम अंदर से अपने आप को अनुशासन में रखते हैं कि मुझे ये काम करना ही है,
आज मैं ये टॉपिक खत्म कर ही दूंगी, तो ये कैसा डिसिप्लिन है। लेकिन एक्सटर्नल क्या होता है, जैसे टीचर्स बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए उनको कहते हैं कि आपने बेटा डिसिप्लिन में रहना है, आपने इस काम को ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है। मम्मी पापा काम को टाइम पे करवाते हैं, सुबह जल्दी उठाते हैं, हर चीज फॉलो करवाते हैं। तो ये जो डिसिप्लिन है वो कौन सा होता है, जो हमें बाहर से दूसरे लोग कहकर कोई चीज करवा रहे हैं, आज्ञा का पालन करवा रहे हैं, तो वो कौन सा डिसिप्लिन होता है, एक्सटर्नल डिसिप्लिन। यहाँ ये माना गया कि डिसिप्लिन इंटरनल ही अच्छा होता है, तो हमें बच्चे में कौन सा डिसिप्लिन डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, इंटरनल डिसिप्लिन, ना कि एक्सटर्नल। ठीक है, आगे बेटा आप इसकी नीड और इसके गुड डिसिप्लिन के फायदे, इंपॉर्टेंस, ये सब चीजें आपने करनी है, प्रिंसिपल्स। ठीक है, अच्छा, डिसिप्लिन के नेगेटिव मीन्स भी होते हैं बेटा। पॉजिटिव फायदे तो होते हैं, अगर आप इंटरनल डिसिप्लिन में रहते हो तो वो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, इसके नेगेटिव मीन्स भी होते हैं। नेगेटिव मीन्स मतलब जैसे धनात्मक सकारात्मक होते हैं, ऐसे ही ऋणात्मक या नकारात्मक संसाधन है। जैसे बच्चे को दंड देना, डांटना, गुस्सा करना, ये किस में आएगा, नेगेटिव मीन्स में आएगा। सो इट इज नॉट गुड। जो अभी मॉडर्न क्लासरूम में अगर डिसिप्लिन की बात करें तो पॉजिटिव मीन्स पर फोकस किया जाता है, नेगेटिव मीन्स को कम से कम मतलब इन्हें यूज करना है, इस चीज पर कहा जाता है। इज इट ओके? So these are the negative means. एक आपको बेटा शॉर्ट नोट करना है इनडिसिप्लिन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप इनडिसिप्लिन लिख लो, अनुशासनहीनता। जब आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हो तो इसके बाद साथ आपको इनडिसिप्लिन पे शॉर्ट नोट लिखना है। इनडिसिप्लिन को अनरेस्ट एमंग स्टूडेंट्स भी कहते हैं। आपको इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 90 पे दिया हुआ है बेटा, ये उसके बीच में सारे डिसिप्लिन के प्रिंसिपल्स और वही सब चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अगला पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, नियमों को ना मानना, नियमों को तोड़ना, रूल्स को ब्रेक करना, इट्स कॉल्ड एज इनडिसिप्लिन। ठीक है, अब ये इनडिसिप्लिन के क्या क्या टाइप्स होते हैं और व्हाट आर द कॉजेज और इसके रेमेडियल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, ये आपने पूरा शॉर्ट नोट इस पे तैयार करना है। ठीक है, जैसे टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं इनडिसिप्लिन के, इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन। एक कौन सा इनडिसिप्लिन होता है, इंडिविजुअल, जैसे बच्चा देर से आ रहा है तो ये हर बच्चा तो नहीं आता ना, कुछ कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, तो ये किस में आएगा, इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन में। इसी में है जैसे कि कॉन्सेंट्रेट ना करना स्टडीज में, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडीज, ये भी इंडिविजुअलिस्टिक होता है। ऐसा थोड़ी है कि हर बच्चा ही ध्यान नहीं लगाता, ये किस में आता है, इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन में। ऐसे ही टाइम पे फीस पे ना करना स्कूल की, ये किस में आता है, हर बार तंग करना, हर बार डिस्टर्ब करना, जबकि पता है पेरेंट्स ने दे दी है तब भी बच्चा कई बार जमा नहीं कर रहा या डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये भी किस में आएगा, इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन में। या स्कूल में प्रेजेंट ना होना, तो ये भी किसमें आ जाता है, इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन में। हर बच्चा ऐसा नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप इनडिसिप्लिन होते हैं, जिन्हें हम किसमें नाम लेते हैं, तो इनडिसिप्लिन दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल और दूसरा ग्रुप। ग्रुप डिसिप्लिन में क्या होता है कि जो ग्रुप्स में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, जैसे गैंग होते हैं, बच्चों की गैंग बन जाती है ना, सो उन गैंग्स में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसे हम इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन नहीं कहते। जैसे स्कूल में सब ग्रुप ने बच्चों के मिलके और स्कूल के साजो सामान को तोड़ फोड़ दिया, मिलकर मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, तो उस तरह के इनडिसिप्लिन को हम किसमें नाम देंगे, ग्रुप इनडिसिप्लिन, जिसमें एक बच्चा इन्वॉल्व नहीं है बल्कि पूरे के पूरे गैंग, पूरे के पूरे ग्रुप से इन्वॉल्व हैं, उस तरह के इनडिसिप्लिन को क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप इनडिसिप्लिन। समझ आ गया? इसके कारण और इसके रेमेडियल सॉल्यूशन ये सब आपने साथ पढ़ने हैं। अब अगला सवाल आपका आ जाता है,
चॉक एंड टॉक, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है बेटा। चॉक एंड टॉक, पेज नंबर 81 इन हिंदी मीडियम, पेज नंबर 91 इन इंग्लिश मीडियम। चॉक एंड टॉक, यहाँ पर चॉक एंड टॉक जहां पे भी नाम आ जाए इसका मतलब ब्लैक बोर्ड के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? ब्लैक बोर्ड एक विजुअल एड है और अध्यापक का ये परम मित्र कहा जाता है, और इस पर लिखते समय आपका 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। पेन से लिखते हैं जैसे, तो 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अध्यापक की पोजीशन लेफ्ट साइड होनी चाहिए लिखते समय, और आप ब्लैक बोर्ड को मुख्य बिंदुओं को ही ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन्हें ही ब्लैक बोर्ड पे मेंशन किया जाता है। और राइटिंग उतना साइज होना चाहिए कि पूरी क्लास को, जो पीछे भी बैठा हुआ है उसे भी दिखाई दे। और इसके अंदर रंगीन चौक, रंगीन पेनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। कलरफुल पेन्स जो होते हैं उनको भी यूज करना चाहिए। तो इस तरह से करके समय समय पर क्लासरूम में जहां जहां मुख्य बिंदुओं को दर्शाना है वहां हमें ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकते हैं। फिर इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितनी तरह के ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, ये सब चीजें, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे सीमेंट वाला बोर्ड होता है, लकड़ी वाला बोर्ड होता है, शीशे वाला बोर्ड होता है, काले कागज वाला बोर्ड होता है। तो ऐसे करके एक वो वाले होते हैं जो वो ग्रीन फोल्डिंग वाले, जिसको आप फोल्ड करके रख भी देते हो और अगले दिन खोलकर लगा भी देते हो, तो वो फोल्डिंग वाले भी इसमें आते हैं। रोलर बोर्ड जिन्हें बोलते हैं, उनका नाम क्या होता है? रोलर बोर्ड। तो ये आपने टाइप्स ऑफ बोर्ड, जब आप ब्लैक बोर्ड के बारे में शॉर्ट नोट बताओगे, उसका मीनिंग, उसके टाइप्स, फिर वही व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट, उसकी आवश्यकता, ये सब चीजें आप यहां पर बेटा बताएंगे, ठीक है। एक ना आपको बेटा एक नाम से आता है टीचर्स टॉक, इसके साथ हमने पढ़ा ना चॉक एंड टॉक। नाम क्या था? चॉक एंड टॉक। ये टॉक का मतलब है टीचर्स टॉक, अध्यापक वार्ता। ये हमारा फ्लेंडर का इंटरेक्शन मॉडल है। टेन कैटेगरी मॉडल भी इसे कहते हैं। ये 10 कैटेगरी मॉडल हमें ये बताता है कि जो 10 स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं जब एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाने आता है एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो उस पूरे समय में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में होने वाली वार्ता, बातचीत, उसे इस मॉडल में 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इस मॉडल में उसे 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो बिहेवियर क्लासरूम में एक पर्टिकुलर पीरियड में अध्यापक और बालकों का रहता है, उसको इन्होंने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 10 कैटेगरीज में। तो ये आपने बेटा बुक से पढ़ना है, जिसमें से देखो इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 93 पर आ जाओ जरा, और हिंदी मीडियम में पेज नंबर 84 पर आ जाओ। सो यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर दिया हुआ है ना, फ्लेंडर इज मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 10 कैटेगरीज, मिल गया। जिसमें टीचर टॉक में कितनी कैटेगरीज है? टोटल 7, और 2 कैटेगरी स्टूडेंट टॉक की हैं, और 1 कैटेगरी साइलेंस और कंफ्यूजन की है। इन तीनों वर्ड्स का क्या मतलब है? जैसे ये जो कैटेगरी मॉडल है ना, 10 कैटेगरी मॉडल, इसमें टीचर टॉक भी है, इसमें प्यूपिल टॉक भी है, और इसके अंदर साइलेंस और कंफ्यूजन भी है। जिसमें से आपके एग्जाम में आपने जो करना है वो कौन सा वाला पार्ट करना है? टीचर टॉक वाला। टीचर टॉक को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है? 7, क्योंकि टोटल ये कितने कैटेगरी का मॉडल है? 10 कैटेगरीज का, जिसमें से 2 कैटेगरी आपकी इसकी हैं और 1 कैटेगरी आपकी इसकी है। 7 और 2 9 और 1 10। ये प्यूपिल टॉक में वो टाइम आता है जिस समय बच्चे बात करते हैं और अध्यापक चुप होते हैं। तो जैसे टीचर ने कोई सवाल पूछा तो बच्चा जवाब दे रहा है ना, तो अगर बच्चा कुछ बोल रहा है तो वो किस में आएगा बेटा? प्यूपिल टॉक में। और साइलेंस और कंफ्यूजन में वो परिस्थिति होती है जिसमें दोनों ही बोल रहे हैं या दोनों ही चुप हैं।
और जो बाहर ऑब्जर्वर हमें देख रहा है उसे नहीं समझ आ रहा कि क्लास में क्या चल रहा है, तो उस कैटेगरी को इन्होंने क्या नाम दे दिया है? साइलेंस और कंफ्यूजन का। हमें इसमें से कौन सी वाली कैटेगरी करनी है? सिर्फ टीचर्स टॉक वाली। तो टीचर्स टॉक को 7 भागों में डिवाइड किया गया बेटा। देखो 7 पार्ट्स, कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया ना। ये 7 कैटेगरीज आपने पढ़ लेनी है कि अध्यापक के क्या क्या काम होते हैं उस समय बच्चों को पढ़ाते टाइम। इसके बाद आपका नेक्स्ट लर्निंग आपको आ जाती है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। अब आपने इसके बाद किस चीज पर शॉर्ट नोट तैयार करना है बेटा? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। सो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में आपका जॉयफुल लर्निंग, लर्निंग बाय डिस्कवरी। आज की डेट में बच्चों को कैसे सिखाया जाता है बेटा? जॉयफुल तरीके से, खेल खेल में सिखाया जाता है। तो जब बच्चों को खेल खेल में एंजॉय करके एक्टिविटी के माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग से सिखाया जाए तो ऐसी लर्निंग को हम क्या करते हैं? इस तरह के प्रोसेस से सीखने को हम क्या बोलते हैं? जॉयफुल लर्निंग। समझ में आ गया? नाम से ही क्लियर होता है, बहुत ही आसान है, इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है? एक इसमें आपने डिस्कवरी लर्निंग पे भी शॉर्ट नोट करना है, एक तो जॉयफुल लर्निंग पे करना है। ये दोनों ही चाइल्ड सेंटर्ड में आते हैं। डिस्कवरी लर्निंग, इसे क्या बोलते हैं? अन्वेषणात्मक अधिगम, जहां बच्चे को कुछ डिस्कवर करने के लिए कहा जाए, जहां सीधा सीधा मटेरियल, सीधा सीधा चीजें परोस के नहीं दे दी जाएंगी, बल्कि बच्चे से खुद ढूंढने के लिए कहा जाएगा। जहां बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड आप डेवलप करना चाहते हो, तो वहां पर आप कौन सी लर्निंग पर फोकस करेंगे? डिस्कवरी लर्निंग पर। इज इट ओके? तो जॉयफुल लर्निंग, प्लेवे मेथड क्या होता है आपका? ये आपने प्लेवे मेथड पर पूरा शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है बेटा। प्लेवे मेथड ऑफ लर्निंग, प्लेवे मेथड ऑफ लर्निंग, इसका मीनिंग, इसके प्रिंसिपल्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो सब चीजें आपने प्लेवे मेथड पर फोकस करनी है। इसके बाद फिर अलग अलग कैटेगरीज चिल्ड्रन की आ जाती हैं बेटा। ये प्लेवे लर्निंग के बाद आपका एक बीच में ही आपका प्रोजेक्ट मेथड है, ये आप लोगों ने और सब्जेक्ट्स में भी किया हुआ है। प्रोजेक्ट मेथड सब लिख ले रहे हो बेटा। प्रोजेक्ट मेथड पे शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। प्रोजेक्ट मेथड, बच्चों को छुट्टियों में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं ना, और प्रोजेक्ट मेथड को इंट्रोड्यूस किसने किया था? किलपैट्रिक ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? किलपैट्रिक ने, ठीक है, किलपैट्रिक। इसके बाद अगला आ जाता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन, इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 97 और हिंदी मीडियम में 101। नाम लिख लो इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज है। ये सब कैटेगरीज आपने सीडीपी में पढ़ाई है मैंने आपको। पहली कैटेगरी गिफ्टेड चिल्ड्रन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सेम टू सेम वही आपने यहाँ पे उतार देना है। ये पेजेस आपने यहाँ से नहीं पढ़ने, वहीं से कर लेना, ठीक है। पहली कैटेगरी गिफ्टेड चिल्ड्रन, चाहे वहां से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, एक जगह से कर लेना। दूसरा मेंटली रिटार्डेड, पहला गिफ्टेड, दूसरा मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये दो मेन कैटेगरीज हैं इसके अंदर जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन का मीनिंग क्या होता है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इनके सिलेक्शन के मेथड्स क्या होते हैं, एजुकेशनल प्रोविजंस। और फिर स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर कौन से होते हैं? धीमी गति से सीखने वाले बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक। सो ये 3 कैटेगरीज है जो आपने करनी है बेटा। कौन कौन सी? मेंटली रिटार्डेड, गिफ्टेड चिल्ड्रन और स्लो लर्नर्स, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड यूनिट पर। रोल ऑफ असेसमेंट इन लर्निंग। यहां असेसमेंट में आ जाता है बेटा आपका इवैल्यूएशन। यहां पे क्या आ जाएगा? इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन।
पहला सवाल आपको इसमें यही दिया हुआ है कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है। आपने इसमें पहला क्वेश्चन क्या करना है, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या अंतर होता है। मापन और मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन। देखो एक बार ना मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इनके बारे में, फिर आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता था, पुराने समय में मेजरमेंट चलता था। मेजरमेंट को मापन कहते हैं, इट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक है। ये क्या होता है, जिसे संख्यात्मक रूप में मापा जा सके। जैसे बच्चों को ना ओल्ड टेस्ट वगैरह जो होते थे, क्लास टेस्ट होते थे, उनमें क्या दिया जाता था, मार्क्स। तो ये मार्क्स पे, ग्रेड्स पर बेस्ड होता है। ओल्ड मेजरमेंट जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था, मार्क्स और ग्रेड्स पर, परसेंटेज पर बेस्ड था। तो जैसे फाइनल एग्जाम बच्चे का होता था, जो बच्चा ग्रेड अचीव करता था, मार्क्स अचीव करता था, उसमें पास होता था, वही अगली क्लास में जाता था। यानी सोल बेस सिर्फ मार्क्स होते थे। जो फाइनल एग्जाम, जैसे मान लो बच्चे ने पूरे साल पढ़ा लेकिन फाइनल पेपर वाले दिन मान लो वो नहीं आ पाया, तो वो फेल माना जाता। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता ना, पूरे साल इतने सारे पेपर इन्होंने कर दिए हैं, जिसे कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन कहते हैं। तो वो लगातार इतनी बार पेपर होते हैं कि बच्चा अगर बीच में कुछ पेपरों में ना भी आए तो भी वो जो बाकी के पेपर है उनके अकॉर्डिंगली उसका एक पूरा सबमिशन मेकओवर हो जाता है और उसके बेस पे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाती है। इज इट ओके? तो पुराने समय में ये क्वांटिटेटिव होता था, मेजरमेंट इसी को कहते हैं। और जो हमारा अब आया लेटेस्ट, वो क्या है, इवैल्यूएशन। वो क्या है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा ब्रॉडर टर्म है। बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए हमारा ये वे आउट सबसे ज्यादा डिटेल में, सबसे ज्यादा जैसे कहते हैं ना, बच्चे के हर एस्पेक्ट को कवर करने वाला। तो यहाँ पर अगर आप बच्चे को इवैल्यूएट करते हो, जैसे बच्चे की परफॉर्मेंस, उसने जो सीखा और आप उसे मेजर कर रहे हो, उसे इवैल्यूएट कर रहे हो, तो इवैल्यूएशन उसके लिए बेस्ट वे माना गया है। क्यों? क्योंकि ये देखता है कि किस सीमा तक आपने संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया, यानी एजुकेशनल और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को किस सीमा तक अचीव किया। टिल व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल aims and objectives have been achieved. इसी को बोलते हैं इवैल्यूएशन। इस चीज को जानने के लिए ये जानने का प्रोसेस है, ठीक है, कि किस सीमा तक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। इसके लिए हम मूल्यांकन प्रक्रिया का यूज करते हैं। और ये जो इवैल्यूएशन होता है ना बेटा, ये समझ लेना, CCE किसी सब्जेक्ट में पढ़ा है इस टर्म को। ये कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। अभी जो चलता है वो कौन सा चलता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसे हिंदी में बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ये क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पर, लगातार। जैसे आज की डेट में वीकली टेस्ट होते हैं, एवरी मंडे हो रहा है, एवरी मंथ भी हो रहा है और क्वार्टरली भी हो रहा है, तो लगातार पूरे साल चलते हैं। तो इसलिए रेगुलर बेसिस पर जो टेस्ट होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया है, कॉन्टिन्यूअस कहा गया है। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इन डिटेल। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, इन डिटेल मतलब पूरे सिलेबस को डिटेल में कवर करवाना। जैसे जिन 2 चैप्टर्स का टेस्ट लेते हैं आज की डेट में, पर वो पूरी डिटेल में लेते हैं ना, हर पॉइंट को पूछते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो बेसिकली आज की डेट में जो चलता है वो कौन सा इवैल्यूएशन चलता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो यही चीज आपने यहाँ पढ़नी है।
सो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लिख लो एक क्वेश्चन जरा, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस। अगला शॉर्ट नोट बेटा आपका, ये पहला क्वेश्चन, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस, और फिर इवैल्यूएशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब चीजें, फंक्शंस वो। दूसरा क्वेश्चन आपने इसमें करना है, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन, और ये होता है अंतिम मूल्यांकन या सामयिक मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन या सामयिक मूल्यांकन। ओके, तो इसमें हमें ये चीजें पढ़नी है, ध्यान से सुन लो बेटा एक मिनट जरा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो ड्यूरिंग द सेशन होता है, एक तरह से आप बच्चे को एसेस तो कर रहे हो सवाल पूछ के ही, लेकिन इसके आधार पर आप ये देखना चाह रहे हो कि बच्चे ने कितना सीखा। तो जब आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हो कि बच्चे ने कितना सीखा, और आप उसको अगर कोई कमी होगी तो उसे आप ढूंढना चाह रहे हो, और उसके बाद उसको रेमेडी देना चाह रहे हो, उसे सॉल्यूशन देना चाह रहे हो कि आप इस कमी को ऐसे दूर कर सकते हो, तो जहां पर आप सिर्फ वीकनेस को रिकॉग्नाइज करते हो, उसे ओवरकम करने की कोशिश करते हो, जो फाइनल नहीं है, जिसमें अभी भी बच्चे के पास टाइम है इम्प्रूवमेंट का, जो जैसे क्लास के बीच में ही पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, तो वो किस में आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। जो भी आपके क्लास टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, ये सब चीजें किसके एग्जांपल्स होते हैं, फॉर्मेटिव के। समझ आया। और समेटिव क्या होता है, जो फाइनल होता है, जैसे आपके वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, टर्म टेस्ट होते हैं, टर्म एग्जामिनेशन जो टर्म एंड एग्जाम होते हैं, ये सब आपके किस में आते हैं, समेटिव में, क्योंकि ये वो टाइम होता है जहां पर आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है, ग्रेड या डिग्री मिल जाती है, और उसके आधार पर बच्चा अगली क्लास में जाता है। इसके आधार पे बच्चा इंप्रूवमेंट करता है, और इसके आधार पे अब बच्चे के पास इंप्रूवमेंट का टाइम नहीं है, बल्कि अब बच्चा आर या पार होगा, या पास या फेल, नेक्स्ट ग्रेड में जाएगा या उसी ग्रेड में रह जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। इसका एक और नाम भी होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और इसे बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आपके इंग्लिश मीडियम में ये वाला डिफरेंस पेज नंबर 134 पे दिया हुआ है, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, पेज नंबर 134 पे देखो मिल जाएगा। और हिंदी मीडियम में फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट पेज नंबर जस्ट उसके आगे ही दिया हुआ है, पेज नंबर 177 से देखो नीचे दिया हुआ है फॉर्मेटिव असेसमेंट, हिंदी वाले बच्चे मिल गया। इसके बाद आगे अगले पेज पर समेटिव असेसमेंट दिया हुआ है, ये आपने करना है सारा। इंग्लिश मीडियम में बहुत डिटेल में फॉर्मेटिव असेसमेंट पेज नंबर 141 पे दिया हुआ है बेटा, टिक लगाओ जरा। इंग्लिश वाले बच्चे 141 पेज पे फॉर्मेटिव असेसमेंट देखो, उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है असेसमेंट फॉर लर्निंग, 141 पे सबसे नीचे मिला असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको बोलते हैं। और आगे देखो फॉर्मेटिव के बाद समेटिव असेसमेंट पेज नंबर 146 पे दिया हुआ है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये पूरा समेटिव दिया हुआ है। ओके,
फिर आपने 3 शॉर्ट नोट और करने हैं। एक शॉर्ट नोट फीडबैक पे लिख लो। फीडबैक जो अध्यापक पढ़ाने के बाद बच्चे को प्रतिपुष्टि देते हैं उसे फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, एक फीडबैक पे शॉर्ट नोट करना है, एक पोर्टफोलियो पे करना है बेटा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो असेसमेंट का टूल है ये पोर्टफोलियो। रूब्रिक्स, रूब्रिक्स RUBRICS, रूब्रिक्स। उसे रूब्रिक, उसके बाद और एक अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण जो आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं ना, एफए और एसए, अगर इनको मिला दिया जाए तो इन्हें ही अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स में बच्चे ने कितना अचीव किया, दैट इज कॉल्ड एज अचीवमेंट टेस्ट, जिसे किसके द्वारा जाना जाता है, अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा। फिर इसके बाद आपके एसे टाइप, मतलब आपके जो भी रिटन टेस्ट होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, तो जिसमें एसे टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो ये सब आपके इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे। रिटन टेस्ट, अगला शॉर्ट नोट रिटन टेस्ट। ओरल एग्जाम, ओरल इवैल्यूएशन में क्या होता है, कुछ लिखवा कर नहीं, ओरली पूछा जाता है, तो दैट इज ओरल टेस्ट। लिखते जाओ फटाफट फटाफट, ये सब चीजें पढ़नी है आपने। ओरल टेस्ट लिख लिया। अगला सीसीई जो हमने अभी पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पेज नंबर 175 पे दिया हुआ है सीसीई, और हिंदी मीडियम में 130 पेज पे दिया हुआ है, और जितने शॉर्ट नोट बताए हैं दोनों बुक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, सीसीई, इसका मीनिंग, इसके एम्स, इसका सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट आए थे डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। अगला शॉर्ट नोट, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग, हिंदी मीडियम में पेज नंबर 149 पे, और इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 180 पर। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण। मालूम है क्या होता है, कुछ डायग्नोस करना, टू फाइंड और टू सर्च। क्या सर्च करना, पर्टिकुलर वीकनेसेस ऑफ चिल्ड्रन, या जिन्हें आप स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी कह सकते हो। बालक की विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाने के लिए हम क्या लेते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिनका उद्देश्य ही क्या होता है कि बच्चे में जो भी कमियां हैं वो पता चले, उनके कारण समझ में आए कि किस कारण से बच्चा बार बार गलतियां कर रहा है, पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स क्या है, ये सब चीजें जानने के लिए हम उनका क्या लेते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। और रेमेडियल टीचिंग क्या होता है बेटा, उपचारात्मक शिक्षण। सॉल्यूशन क्या होगा ये, जब आपने एक बार उसकी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर लिया तो अब उसे दूर करने की कोशिश करेंगे ना। तो रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, रेमेडी प्रोवाइड करना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, उपचार देना। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, उसने पहले बीमारी को रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये डायग्नोस्टिक में आ जाएगा, और उसके लिए वो क्या टेस्ट करता है, हमारे मुंह में लाइक जो वो थर्मामीटर लगाता है, स्टेथोस्कोप से चेक करता है, तो वो अलग अलग तरह से टेस्ट करता है हमारे को, और उसके बाद फिर रेमेडियल टीचिंग में वो हमें मेडिसिन दे देता है, लाइक है ना, जैसे डॉक्टर के पास गए तो उसने दवाई दे दी और हम ठीक हो गए। तो ऐसे बच्चे में जो कमियां उसे दूर करना, चाहे उसे इंडिविजुअली टीचिंग देके, चाहे ग्रुप में टीचिंग देके, चाहे उसे किसी भी तरह से उसे असाइनमेंट देकर, समझा कर अलग से, और रेमेडी प्रोवाइड करके, और उस तरह से उसको जब टीचिंग देते हैं तो उसकी वो कमियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो इट्स कॉल्ड एज रेमेडियल टीचिंग। समझ आ गया। आपने रेमेडियल टीचिंग पे शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है।
इसके बाद स्कूल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? अगला शॉर्ट नोट स्कूल रिकॉर्ड्स पर है। स्कूल रिकॉर्ड्स होते हैं बेसिकली विद्यालय के अभिलेख। इंग्लिश मीडियम में वैसे नहीं दिया हुआ, बट मैं आपको समझा देती हूँ स्कूल रिकॉर्ड्स का क्या मतलब होता है। स्कूल रिकॉर्ड्स में वो सारे पेपर्स या वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हर बच्चे का डिटेल, स्कूल की वर्किंग का डिटेल, वो सब चीजें रखी जाती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? स्कूल रिकॉर्ड्स। जो चीजें स्कूल में एज अ रिकॉर्ड रखी जाती है, मेंटेन की जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्कूल रिकॉर्ड। और लेटेस्ट सिस्टम इसका क्या है? कंप्यूटराइज्ड। लेटेस्ट सिस्टम इसका क्या है? कंप्यूटर पे हम सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, ठीक है। चाहे वो फीस का रिकॉर्ड हो, चाहे वो बच्चों के एडमिशन्स का रिकॉर्ड हो, चाहे वो आपके करिकुलम का रिकॉर्ड हो, तो ये जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? स्कूल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इस पे आपने शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। अब आपकी फोर्थ जो यूनिट है वो आपकी ऑडियो विजुअल एड्स पर है। फोर्थ यूनिट आपकी किसके ऊपर बेस्ड है? ऑडियो विजुअल एड्स पर। फोर्थ यूनिट में एक शॉर्ट नोट आपने फटाफट लिख लो, लाइब्रेरी पे लिखना है। एक शॉर्ट नोट लाइब्रेरी पर करना है। लाइब्रेरी पे आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का अर्थ, उसका वो मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब चीजें, ठीक है। दूसरा ऑडियो विजुअल एड्स पर, दूसरा शॉर्ट नोट आपने इसमें ऑडियो विजुअल एड्स पर करना है। ऑडियो विजुअल एड्स पर जरूर आएगा क्वेश्चन 100%, ठीक है। जैसे ऑडियो विजुअल एड्स में फिल्म हो गए, रिकॉर्डर्स हो गए, टेलीविजन हो गया, सिनेमा हो गया, वो सब चीजें। और तीसरा शॉर्ट नोट आईसीटी। तीसरा शॉर्ट नोट किस पे करना है? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग को ले आना, यानी टेक्नोलॉजी को ले आना। तो ये आपका क्या हो जाता है? आईसीटी। इसमें कंप्यूटर का क्या मीनिंग होता है, कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर जनरेशंस, ये आपका सारा वो पार्ट है जो बेसिक फर्स्ट चैप्टर आप कंप्यूटर का पढ़ते हो ना हमेशा। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ माउसेस, मतलब माउस कितनी तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें वो सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस होता है, स्लाइड्स किसे कहते हैं, ठीक है। ये आप चाहो तो एक ही क्वेश्चन इसमें से आता है, आप चाहो तो सिर्फ आईसीटी का बेसिक क्वेश्चन कर लेना, इतने सारे पार्ट में एक आधा क्वेश्चन ही आएगा, चाहो तो छोड़ सकते हो इस पार्ट को, आईसीटी वाले पार्ट को, ठीक है। और इसके बाद लास्ट हमारी यूनिट आ जाती है बेटा फिफ्थ यूनिट, जो हमारी रिसर्च पे बेस्ड है। फिफ्थ यूनिट आपकी कौन सी है? रिसर्च। इसमें एक ही क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एजुकेशनल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च। इन तीनों पे शॉर्ट नोट जरूर आएगा। एक तो रिसर्च, एक एजुकेशनल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च है। पहले रिसर्च का मीनिंग, फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या क्या है, एजुकेशनल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल का करना है, मीन मीडियन मोड वाला। सबने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है मीन मीडियन मोड, वो आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। एक शॉर्ट नोट रिसर्च डिजाइन पे करना है बेटा। रिसर्च डिजाइन किसे कहते हैं? रिसर्च डिजाइन, जब आप रिसर्च करते हो ना तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसका एक पूरा पहले डिजाइनिंग प्रिपेयर किया जाता है, उस डिजाइन के अकॉर्डिंगली आप सारे काम करते हो, तो उसे बोलते हैं रिसर्च डिजाइन, ठीक है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो सब चीजें। और लास्ट क्वेश्चन आपने इसमें करना है टूल्स ऑफ रिसर्च। टूल्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के क्या क्या टूल्स होते हैं।
जिनसे रिसर्च की जाती है, जैसे ऑब्जर्वेशन। एक तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके आधार पर स्टडी करते हैं। इसमें बड़े सारे क्वेश्चन यार, लोगों को प्रश्न पत्र दे देते हैं, उसके आधार पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो टूल्स ऑफ रिसर्च होते हैं बेसिकली डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स। ठीक है, दैट्स इट। ये सारा पार्ट है जो आपने कवर करना है। ओके, सो डू योरसेल्फ। दिस इज आपका आईसीटी। ये बेटा आईसीटी वाली बुक ले लेना। हाँ जी, हाँ जी, आ गई। सो ये आपका जो सारा पार्ट है वो आपने कवर करना है इस बुक के अंदर। और इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट विल ब्रिंग विद यू, मैथमेटिक्स। अगली क्लास में आप क्या लेकर आओगे, मैथमेटिक्स लेकर आओगे। ठीक है, सो ये आईसीटी में आपका जितने भी चैप्टर्स हैं ना बेटा, वो सारे आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। जैसे टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन सीडीपी में पढ़ा हुआ है, असेसमेंट इवैल्यूएशन आपने दूसरी बुक में पढ़ा हुआ है। बस मैं आ गई, आप बंद कर दीजिए इसको। ठीक है, तो वो आपने उस बुक में पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आपके इस बुक के जितने भी शॉर्ट नोट्स है सारे, वो कहीं ना कहीं आपके कवर हो रहे हैं। ओके, now this is the right time to start your studies.